हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे वीडियो बनाए थे JAA जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के ऊपर सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाए थे। जैसा कि दोस्तों दोनों ही पोस्ट जो है आपकी NTPC के थ्रू आती है और NTPC का वैकेंसी अपडेट आ चुका है। 10,884 पोस्ट में वैकेंसी आने की बात कही जा रही है। ऑफिशियल अपडेट आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। अब उन वीडियोज़ पे काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे कि सर JAA और सीनियर कलर दोनों में से कौन सी जॉब जो है बेहतर है, इसके कंपेरिजन पे एक वीडियो लाया जाए। तो उन्हीं की डिमांड पे मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हालांकि दोनों ही जो पोस्ट है बहुत ही शानदार है हर मामले में, चाहे पोस्टिंग प्लेस है, चाहे प्रमोशन है, चाहे सैलरी है, दोनों ही मामले में जो है टक्कर की पोस्ट है। फिर भी कुछ पॉइंट है इनमें कंपेरिजन करने वाले, तो वो मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा। साथ ही कंपेरिजन उन लोगों के लिए और आसान हो जाएगा अगर आपने वो जो मैंने सेपरेट वीडियो बना रखे हैं JAA और सीनियर कलर के ऊपर, अगर आपने वो देखे होंगे तो ये कंपेरिजन आपके लिए बहुत और आसान हो जाएगा कि आपको जो पोस्ट सुनने में काफ़ी आसानी रहेगी कि जब NTPC के फॉर्म भरे जाएंगे तो लेवल 5 के अंदर JAA को ऊपर रखा जाए या फिर सीनियर कलर को ऊपर रखा जाए। अब दोनों ही जो है इस वीडियो में कंप्लीटली बात करने वाले हैं। टाइपिंग किस में होगी, किस में नहीं होगी, घर के पास में पोस्टिंग मिलने के दोनों में से JAA और सीनियर कलर दोनों में से कौन से में ज़्यादा चांस रहते हैं, इनकी जॉब प्रोफाइल किसकी अच्छी है, सैलरी किसकी अच्छी है, प्रमोशन किस में अच्छा है, साथ दोस्तों कट ऑफ में जो है किसकी ज़्यादा रहती है, इन सबके रिगार्डिंग दोनों में डिफरेंस करने की अपन कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि दोनों ही जो पोस्ट है आपकी NTPC के थ्रू भरी जाती है, लेवल 5 के अंदर आती है। यहाँ पे देख लीजिए जूनियर JAA आपका लेवल 5 के अंदर आती है, सीनियर क्लर्क की आपकी लेवल 5 के अंदर आती है। बेसिक इनका जो है सेम सेम रहता है, मेडिकल स्टैंडर्ड इनका सेम सेम रहता है और वैकेंसी भी जो लगभग इनकी सेम सेम सी पिछली बार आई थी। तो कट ऑफ भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं था, 1-2 नंबर का यहाँ पे वेरिएशन था, 1-2 नंबर का, दो की कहीं से सीनियर कलर की ज़्यादा थी किसी जोन से और किसी जोन से आपके JAA की ज़्यादा थी। तो दोनों ही पोस्ट काफ़ी टक्कर की है और यहाँ तक देखिए दोनों एकदम सेम है। लेवल 5 की है, 29,200 बेसिक है, C2 इनका मेडिकल स्टैंडर्ड है। C2 के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि C2 के अंदर होता क्या है। देखिए दोस्तों, रेलवे के अंदर कई टाइप के मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं। C2 जो है सबसे लो लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, यानी इसके अंदर आपकी आंखें, अगर किसी की एक आंख 6/12 की, एक आंख से बिल्कुल भी दिखता नहीं है और विद और विदाउट ग्लासेस, फिर भी जो है वो इस पोस्ट के लिए सूटेबल पाया जाता है। कहने का मतलब आपकी बॉडी में किसी भी टाइप की कोई दिक्कत है तो आप लोग जो है C2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए फिट पाए जाते हो। जैसे कि आप बस फिजिकली नो रेस्पेक्ट नहीं चल फिर सकते हो, या जनरली जो क्लरिकल वगैरह काम होते हो अगर आप कर सकते हो, आपकी विजन जो है कैसी भी हो, चाहे आपके कलर विजन हो, चाहे नाइट विजन हो, मैसेपिक विजन, ऐसा विजन का कोई भी टेस्ट यहाँ पे नहीं होता है, तो आप फिर भी जो है आप यहाँ पे C2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर आप फिट पाए जाते हो। और किसी मेडिकल स्टैंडर्ड में देखो आप A3 में, A2 में सब में आपको कलर विजन है, बायनोकुलर विजन, नाइट विजन, ये सब जो है पास करना मस्ट है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं होता है। तो मेडिकल जो है इसका लेवल बहुत ही कम होता है, बहुत नॉर्मल इसका मेडिकल होता है। दोनों ही पोस्ट सिटी मेडिकल स्टैंडर्ड की है। देखिए दोस्तों, आपके जो है इसमें दो एग्जाम होंगे, CBT 1 और CBT 2, दोनों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है सेम सा रहता है। और उसके बाद में आपका जो है टाइपिंग होती है। टाइपिंग भी जो है क्वालिफाइंग नेचर की होती है और आपका CBT 1 जो होता है वो भी पासिंग क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसके मार्क्स आपके कहीं भी ऐड नहीं होते हैं। CBT 1 से जो है आपके 15 गुना छात्रों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। CBT 2 जो है आपका कट ऑफ का सारा कुछ निर्धारण करेगा। CBT 2 में आपके अच्छे मार्क्स है, देन उसके बाद में आप CBT 2 क्लियर करने के बाद में आपका टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और टाइपिंग जो है क्वालिफाइंग नेचर का, मार्क्स कहीं भी उसके ऐड नहीं होंगे, तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो CBT 2 के आधार पर बनेगी। दोनों ही एग्जाम में सेम सा ही पैटर्न है, CBT 2 के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। इसमें देखिए आप जब फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाता है टाइपिंग के बाद में, DV मेडिकल सारा कुछ होके, तो आपको JAA वालों को यहाँ पे 30 से 45 दिन की ट्रेनिंग होती है। JDIT जो भी आपका जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहेगा वहाँ पे, और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की जो 21 दिन वर्किंग डेज की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। अब ये 30 और 45 का वेरिएशन इसलिए कि कहीं जो JDIT या कहीं जोन है वो 30 दिन की करवाती है JAA की, कोई जो है 45 की, जबकि सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की 21 दिन की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है वर्किंग डेज की। इसके बाद दोस्तों आगे बात करें अपन इनकी पोस्टिंग की, तो पोस्टिंग के मामले में दोनों ही बहुत ही शानदार पोस्ट है। और इसमें देखिए JAA के पास में जो है आपका थोड़ा सा कम अवसर होते हैं पोस्टिंग के, जबकि सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के पास में थोड़ा सा ज़्यादा वाइड एरिया पे आ जाता है पोस्टिंग के मामले में। क्योंकि दोस्तों हेडक्वार्टर में इनकी पोस्टिंग होती है तो इनकी भी हेडक्वार्टर पोस्टिंग होती है, DRM ऑफिस में इनकी पोस्टिंग होती है तो इनकी भी DRM ऑफिस में पोस्टिंग होती है, वर्कशॉप में इनकी पोस्टिंग होती है, वर्कशॉप में इनकी पोस्टिंग होती है। लेकिन दोस्तों सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की जंक्शन स्टेशनों पर भी पोस्टिंग होती है, जो बड़े जंक्शन स्टेशन होते हैं तो वहाँ पे ओस के रूप में। और इनकी जो है ये आपका अकाउंट डिपार्टमेंट आता है JAA, जबकि सीनियर कलर कम टाइपिस्ट का कोई सा ऐसा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं होता है, ये क्लरिकल डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। और जिस भी डिपार्टमेंट में काम करेंगे, जैसे कि ये लोग जो होता है सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, ये आपका अगर SS के OS के रूप में काम कर रहा है तो ऑपरेटिंग में चला जाएगा, आपके PV के अंदर काम कर रहा है तो इंजीनियरिंग में चला जाएगा। तो ऐसे में इनका कोई फिक्स डिपार्टमेंट नहीं होता है और ये जो है
कोई भी हेड ऑफिस होता है उनके अंडर में ओस के रूप में काम करते हैं, उन लोगों की सैलरी वगैरह बनाना है, सारा कुछ काम करते हैं। तो ये जंक्शन स्टेशनों पे एक ड्यूटी पोस्टिंग होने का एक बढ़िया प्रॉफिट ये हो जाता है कि मान लो आपका घर किसी जंक्शन स्टेशन नियर बाई है और आप चाहते हो कि मैं अपने घर से अप डाउन करूँ, तो इसमें सीनियर कलर कम टाइपिस्ट में ज़्यादा चांस है कि आप अपने घर से ड्यूटी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अब इसमें जेडब्ल्यू में अगर आप हेडक्वार्टर के आसपास हो, डीआर ऑफिस के आसपास हो, वर्कशॉप के आसपास हो, तो ही आप घर से अप डाउन कर सकते हो। जबकि सीनियर कलर कम टाइपिस्ट में एक मौका आपके पास में ये होता है कि जंक्शन स्टेशन पर इसकी पोस्टिंग होती है, और जंक्शन स्टेशनों पे से जो है आपके घर के नियर बाई जो भी जंक्शन स्टेशन है वहाँ से आप पोस्टिंग लेके और अपने घर से अप डाउन कर सकते हैं। तो पोस्टिंग के मामले में ज़्यादा चांस जो है सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के पास होते हैं। घर से नौकरी अगर आप करना चाहते हो तो इस पोस्ट को आप यहाँ पे प्रीफर कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जो जॉब डिस्क्रिप्शन की, यानी किसको क्या काम करना होता है। वैसे तो इनके दोनों के सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से डिस्क्राइब करता हूँ। जॉब प्रोफाइल के मामले में ये बता रहा हूँ मैं आपका जेडब्ल्यू का। तो जेडब्ल्यू का जो है यहाँ पे ये आपका जो है जेडब्ल्यू का नीचे है और ऊपर जो है आपका इसका सीनियर कलर कम टाइपिस्ट का। तो सीनियर कलर कम टाइपिस्ट का जो है अगर आपके डीआरएम ऑफिस में पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे जो नए कैंडिडेट्स होते हैं उनकी ज्वाइनिंग कराना होता है, उनको पोस्टिंग वगैरह कराना होता है, और जो सैलरी वगैरह बनती है, जो स्टेशन से सैलरी बन के जाती है, वो आपको सारा कुछ सिस्टम में चढ़ाना होता है और उसको वेरीफाई कर लेकर अकाउंट ऑफिस को भेजा जाता है। और एचआरएमएस वगैरह आपका जैसे कि लीव वगैरह मिलते हैं आपको, आजकल एचआरएमएस मिलता है, लीव अकाउंट देखता है कोई, प्रमोशन के काम भी सारे इनको देखने होते हैं, सीनियरिटी के काम इनको देखने होते हैं, बिल बनाना होता है, आरटीआई जैसे कोई आरटीआई लगा तो उसका रिप्लाई भी इनको होता है, टेंडर का वगैरह काम देखना होता है, डाक जैसे कि आप जिस भी अधिकारी के अंडर में आते हो उसके डाक जो भी पत्राचार होता है वो आपको देखना होता है, रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स वगैरह हैं उनका देखना होता है, उनके रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं। ऑफिस के अगर आप किसी जंक्शन स्टेशन पे है तो आपका जो ऑफिस है उसके रिकॉर्ड सारे कुछ मेंटेन आपको करना है। अवार्ड और पनिशमेंट अगर डीआर ऑफिस में आपकी ड्यूटी है तो वहाँ पे आप सारे कर्मचारियों का काम देखते हो। और इसमें जो दोस्तों मैंने आपको उस वीडियो में कंप्लीटली बताया था कि ये सारे काम जो है आप अकेले लोगों को नहीं करना होता है, ये काम बटे होते हैं। कोई बंदा जो है ऑफिस का रिकॉर्ड देखता है, कोई ओनली रिटायरमेंट वालों का काम देखता है, कोई सीनियरिटी का काम देखता है, कोई प्रमोशन का देखता है। तो इस हिसाब से वहाँ काम बटे होते हैं। कई सारे सेक्शन होते हैं आपके, बिलिंग सेक्शन है, पे सेक्शन है, पर्सनल सेक्शन है, कई सारे सेक्शन होते हैं। वहीं पे आपका जो हर 4 साल में आपकी जो चेयर बदलती रहती है, कहने का मतलब वो ऑफिस वही रहता है, कमरा वही रहता है। बस पहले आप जो है एचआरएमएस का काम देख रहे थे, अब जो आप इसमें टेंडर वाले में आ गए, कोई और कभी आप रिटायरमेंट वाले में आ गए, कभी आप ज्वाइनिंग पोस्टिंग वाले में आ गए। तो ऐसे में वहीं पे हर 4 साल में आपका ट्रांसफर होता है डीआरएम ऑफिस के अंदर। जबकि दोस्तों यहाँ पे जो आपका जेडब्ल्यू है, जेडब्ल्यू का काम होता है जो सैलरी वगैरह आपका सीनियर कलर कम टाइप बना के बेचता है, उसको अंतिम रूप से जो पेमेंट के लिए भेजा जाता है वो आपके अकाउंट ऑफिस को भेजा जाता है। और अकाउंट जो क्लर्क होता है, जूनियर अकाउंट क्लर्क, तो वही जो है उसको वेरीफाई करके उसको आगे प्रोसेस करता है। यानी पेमेंट का जो काम होता है यहाँ पे होता है अंतिम चरण में। और रेलवे के जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, जो ठेकेदार वगैरह बिलों का भुगतान करना होता है, उनका लेखा जोखा रखना होता है, और रेलवे की जो आय और व्यय का ब्यौरा रखना होता है, और स्क्रैप की नीलामी वगैरह में इनका काम होता है, ऑडिट वगैरह इनका काम होता है। सैंक्शनिंग ऑफ वर्क बेस्ड ऑन मनी ग्रांट फ्रॉम रेलवे, रेलवे की तरफ से जो मनी ग्रांट होती है इनको, उसका जो है हर काम के लिए काम की जो प्राथमिकता के आधार पे उसको सैंक्शन करना होता है कि पहले कौन से काम करने हैं, क्या करना है। ये सारे काम आपके अधिकारी तय कर रहे हैं, आप उनको सबऑर्डिनेट के रूप में काम करोगे। और एनी अदर फाइनेंशियल वर्क आपको देखने होंगे। हैंडलिंग ऑफ रेलवे फाइनेंस, कहने का मतलब रेलवे का जो पैसा है उसको सही तरीके से, मैं सीधा सीधा कहूँ तो इसमें एक बात निकल के आती है कि रेलवे का जो पैसा है उसका मैनेजमेंट करना आपको, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट को, कि कहाँ पे पैसा लग रहा है, क्यों लग रहा है, वो सही लग रहा है नहीं लग रहा है, वास्तव में लग रहा है नहीं लग रहा, वास्तव में उसकी रिक्वायर्ड है नहीं है, और वहाँ से अर्निंग कितनी हो रही है, वहाँ व्यय कितना हो रहा है, इन सब का हिसाब किताब आपको यहाँ पे रखना होगा। ये जेडब्ल्यू का काम होता है। तो जेडब्ल्यू का काम जो है जॉब प्रोफाइल के हिसाब से जेडब्ल्यू थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा बेहतर रहता है। और अगर आपको जो कर्मचारी से डायरेक्ट कनेक्ट होना है तो सीनियर कलर कम टाइपिस्ट बेहतर होता है, क्योंकि जेडब्ल्यू का जो है यहाँ पे अधिकारी टेंडर वगैरह से या कंस्ट्रक्शन वाले ठेकेदार वगैरह इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन रेलवे कर्मचारियों से सीधा जो है इनका कम संपर्क होता है। आगे दोस्तों बात करते हैं सैलरी की। सैलरी में जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों की जो है बेसिक सेम रहती है। ये 50% अभी है। टीपीए जो है आपका ये वाई और जेड क्लास में होता है, ये आपका एक्स क्लास में होता है। एचआरए 10-20-30% होती है, तो 10-20-30 के हिसाब से यहाँ पे आपका एचआरए निकल के आता है। और ग्रोस सैलरी जो आपकी 50 से 55 हज़ार बनती है दोनों की। और नेट पेमेंट यानी 10% आपका पैसा कट जाता है यहाँ पे बेसिक प्लस डीए का एनपीएस के रूप में, तो आपको जो नेट पेमेंट 45 से 50 हज़ार के रूप में मिलने वाली है अभी आज के टाइम में, अगर कोई जेडब्ल्यू या सीनियर क्लर्क बनता है तो। और आने वाले टाइम में 1-2 साल बाद में जब आपकी ज्वाइनिंग वगैरह होगी तो हो सकता है यहाँ पे डीए वगैरह और बढ़ जाए। अभी 50% है, 60-70% पहुँच जाए तो उस हिसाब से सैलरी भी वहाँ पे ज़्यादा होने वाली है। और आपकी जो पोस्टिंग रहती है जनरली
जनरली आपकी जो पोस्टिंग रहती है वाई क्लास सिटी में होगी तो आपको जो HR यहाँ पे 5,840 मिलेगी। और मेट्रो शहर में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है तो आप वहाँ पे 8,760 मिलेंगे। और जेड क्लास सिटी में बहुत रेयरली चांस होते हैं कि आपकी पोस्टिंग यहाँ पे हो। JEE की तो बिल्कुल भी नहीं होती है और आपके जो है उसकी चीनी कलर की भी नहीं होती है। तो आपका जो वाई और जेड क्लास एक्स और वाई क्लास में आपकी पोस्टिंग यहाँ पे रहने वाली है। और एक्स क्लास में पोस्टिंग होती है तो आपका TP इतना मिलेगा, और वाई और जेड में रहती है तो 2700 रुपये आपको TP मिलता है। तो सैलरी वही निकल के आती है 50-55 के आसपास, है ना। इसके अलावा और कोई टीए वगैरह है, NH वगैरह आप इनको नहीं मिलता है, ओवर टाइम वगैरह इनको नहीं मिलता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस इनको नहीं मिलता क्योंकि नाइट ड्यूटी नहीं करते हैं, ओवर टाइम नहीं मिलता है। तो और अदर अलाउंसेज इनको यहाँ पे नहीं मिलता है। यूनिफॉर्म अलाउंस भी दोनों को नहीं मिलता है क्योंकि इनकी पर्टिकुलर कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है। तो ड्रेस अलाउंस भी इन लोगों को नहीं मिलता है। इसके बाद दोस्तों फैसिलिटीज़ के अंदर पास PTO मिलते हैं, हॉलीडे होम की फैसिलिटी होती है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी मिलती है, पेटर्निटी लीव और मैटरनिटी लीव मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, बोनस मिलेगा जो 17,951 हर साल, इंक्रीमेंट मिलेगा। तो ये सारे कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पे इनको मिलती है। दोनों को सेम फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती है लेवल 5 के, इसलिए क्वार्टर फैसिलिटीज़ सारी कुछ चीज़ें इनको यहाँ पे मिलती है। छुट्टियों की बात करो दोस्तों तो इनको 10 जो है CL मिलती है, 30 LAP मिलती है एक साल के अंदर, 20 मेडिकल यानी हाफ लीव मिलती है। और इसके अलावा दोस्तों इनको 12 NH मिलते हैं और पैटर्निटी और मैटरनिटी लीव कई तरह की छुट्टियां यहाँ पे मिलती है। दोनों को सेम सी छुट्टियां पे मिलती है। प्रमोशन की अगर बात करें तो देखिए प्रमोशन की जो ज़्यादा चांसेस होते हैं सीनियर क्लर्क में होने वाले हैं। सीनियर क्लर्क में 2800 में आप भर्ती होते हो, 3-4 साल में आप OS बन जाते हो और इसके 3-4-5 साल बाद में OS यहाँ पे बन जाते हो 4600 ग्रेड में। और उसके आगे भी आपका 4800 और 5400 तक जो जैसे जैसे पोस्टें खाली होगी वैसे वैसे आपका प्रमोशन होता है। तो बिना कोई एग्जाम दिए आप जो 5400 ग्रेड तक पहुंच पाओगे। अब ये अपग्रेडेशन पॉलिसी आने के बाद में आप 5400 तक पहुंच रहे हो, पहले जो 4600 पे रिटायर हो जाया करते थे। तो अब जो है आपका सीनियर क्लर्क भी जो है 5400 ग्रेड तक पहुंचेगा बिना किसी एग्जाम दिए। और अगर आपको गजिटेड पोस्ट पे जाना है तो आपको यहाँ पे LDC एग्जाम देना होगा। LDC एग्जाम के थ्रू आप जो है APO की पोस्ट पे जा सकते हो और APO का प्रमोशन होकर DPO बन जाएगा, DPO का प्रमोशन होकर सीनियर DPO बन जाएगा। सीनियर DPO जो है आपके डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अधिकारी होता है डिवीजन के अंदर। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपके प्रमोशन होते हैं। LDC का जो 2-3 साल में वैकेंसी आती है, इसके लिए आपको 5 साल की सर्विस चाहिए होती है आपके। तो 5 साल अगर आपकी सर्विस हो जाती है तो आप LDC कोटे के तहत यहाँ पे APO बन सकते हैं, जिसकी पोस्टें रेयरली 1-2 पोस्ट ही आती है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं यहाँ पे बनने के। और इसके बाद में दोस्तों JEE के देखते हैं तो JEE के अंदर देखिए प्रमोशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको प्रमोशन के लिए भी एग्जाम देने होते हैं। मतलब 2800 से 4200 में जाने के लिए भी आपको एग्जाम देने होंगे। अपेंडिक्स 2A का एक एग्जाम होता है और इसमें आपको 3 चांस मिलते हैं। 3 चांस में अगर तीनों चांस में अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको जो यहाँ पे टर्मिनेट भी कर दिया जाता है, यानी आउट रिमूव फ्रॉम सर्विस भी किया जा सकता है। जनरली करते नहीं है, सारे लोग पास कर ही लेते हैं 3 अटेम्प्ट में। तो 3-4 साल में आप AA बन जाते हो। अब AA के अकाउंट असिस्टेंट के बाद में आपको फिर से एक एग्जाम देना होगा आगे बढ़ने के लिए, अपेंडिक्स 3A का। तो अपेंडिक्स 3A आपको एग्जाम देने के बाद में उसको क्लियर करने के बाद में स्टैटिक SSO बन जाते हो। तो SSO का 4800 ग्रेड की पोस्ट होती है, उसके बाद में 5400 के लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना होता है। तो ये सारी कुछ जो है आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है यहाँ पे, बाकी प्रॉपर पोस्ट नहीं मिलती है। एक तरह से आप MSc भी मान सकते हो 5400 तक। इसके बाद में आपको गजिटेड पोस्ट में जाना है तो आपको वही LDC का एग्जाम देना होगा। 5 साल की अगर आपकी सर्विस होगी तो LDC का वैकेंसी निकलती है 3-4 साल में, वो एग्जाम देकर आप ADFM बन जाओगे। ADFM का प्रमोशन होकर DFM और DFM का सीनियर DFM में प्रमोशन हो जाता है। इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होता है, इसके लिए एग्जाम होता है, इसके बाद में इनका प्रमोशन हो जाता है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे 3 से 4 साल लगेंगे और यहाँ पे भी आपको 3 से 4 साल लगेंगे। लेकिन ये दोनों एग्जाम जो है आपको मस्ट पास करने होंगे, जबकि क्लर्क कम टाइपिस्ट में ऐसा कोई भी एग्जाम का बर्डन नहीं रहता है। वहाँ पे सीधे आपको सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन होते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बात और है, दोनों के ऊपर मैंने जो है अलग अलग सेपरेट वीडियो बना रखे हैं। ये दोनों के उनके थंबनेल है, तो इन जाकर आप कंप्लीटली वीडियो देख सकते हैं। फैमिली लाइफ दोनों की शानदार रहती है। तो इनमें मैंने आपको कंपेरिजन कोशिश की है। 2-3 टॉपिक्स निकल के सामने आए, एक तो पोस्टिंग प्लेस को लेके और एक जो है आपको प्रमोशन को लेके। तो ये थी दोनों में डिफरेंस। दोस्तों अगर आपके मन में किसी टाइप का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।